घर के अंदर जाने के बाद सनाया आहान से बात ना करके के इरादे से ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी में थी। सनाया स्टेज पर चढ़ी थी कि आहान ने उसका नाम पुकारा। सनाया सनाया को एक ही बात का डर था। उसने हिचकिचाने के साथ पीछे मुड़कर देखा तो आहान ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनाया से कहा, सनाया आप अपना पर्स टैक्सी में ही भूल आई हैं। क्या आप किसी बात से परेशान हैं? जब आहान ने किसी अजीब बात का जिक्र नहीं किया तो सनाया की जान में जान आ गई। उसने नॉर्मल अंदाज में आहान के पास आकर कहा, वो मैं थोड़ी थक गई हूँ ना, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। सनाया ने अपनी बात बहुत ही सीधे तरीके से कही थी, लेकिन आहान ने देखा कि सनाया उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। एकदम से आहान की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। सनाया ने फिर आहान के हाथ से अपनी पर्स लेनी चाहिए, लेकिन आहान की पकड़ अभी भी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। सनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा, लेकिन आगे आहान ने जो कहा उससे सुनने के बाद सनाया दंग रह गई। आहान ने सनाया से पूछा, सनाया आप कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं? सनाया ने आहान से ऐसे ही किसी सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इस क्वेश्चन से सनाया को कंफ्यूज कर दिया था। फिर सनाया ने अजीब सा चेहरा बनाकर आहान से उल्टा सवाल किया, लिपस्टिक का ब्रांड तुम क्यों पूछ रहे हो? सनाया के सवाल के बाद आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सनाया के पर्स से अपनी पकड़ छोड़ दी और अपनी बीवी के करीब जाने लगा। सनाया अभी भी कंफ्यूज होकर आहान की तरफ देख रही थी। यह सब सनाया के लिए बहुत ही उस एक्सेप्ट था। आहान ने फिर सनाया की जुल्फों को हटाते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, कलर के साथ साथ उस लिपस्टिक का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। यह कहने के बाद आहान सनाया की तरफ देखने लगा। आहान की ये फ्लर्टी बात सुनने के बाद सनाया का चेहरा देखने लायक हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सनाया आहान को डांटना भी चाहती थी, लेकिन उसकी तरफ देखने से भी कतरा रही थी। आहान को अपनी वाइफ को इस सिचुएशन में देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। सनाया के गाल अब गुलाबी होने लगे थे। ये देखकर सनाया खामोश खड़ी थी। आहान ने उससे कहा, मैंने तो बस यही कहा था कि लिपस्टिक का टेस्ट अच्छा था। आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर सनाया ने आहान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। वो अब आहान को देख नहीं पा रही थी, लेकिन सनाया अपने हस्बैंड की हंसी को सुन पा रही थी। उसने फिर वैसे ही आहान को गले लगाते हुए आहान से कहा, तुम्हारी फ्लर्टी बातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आहान ने भी सनाया को अपनी बाहों में ले लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, ये तो सही है, लेकिन मुझे लगता है आपको मेरी ये फ्लर्टी बातें पसंद आने लगी हैं। सनाया ने जैसे ही आहान की ये बात सुनी वो सीरियस हो गई। उसने इम्प्रेस में आकर आहान से कहा, तुम्हें कैसे पता? अगले पल सनाया अपने आप को ही ब्लेम करने लगी कि उसे आहान से ये सब बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। अब तो वो और शर्म से और भी ज़्यादा पानी पानी हो रही थी। आहान ने फिर से हंसते हुए सनाया की तरफ देखा। वो नज़रें झुकाकर मन ही मन में अपने आप को कोस रही थी। आहान ने फिर दोनों से सनाया का चेहरा हटा लिया और सनाया की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, अब आपको पसंद नहीं आएगी तो फ्लर्ट करने का क्या ही फ़ायदा है? जिस अपनेपन और अचीवमेंट से आहान सनाया की तरफ देख रहा था, उसकी शर्म एक पल में गायब हो गई। सनाया ने फिर स्माइल के साथ आहान की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। इस वक्त सनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल घूम रहे थे। वैसे तो बाकी सारे ख्याल काफ़ी खुशनुमा थे, लेकिन इस घबराहट के भी जैसे ही वो ख्याल उसके दिमाग में आया, सनाया का चेहरा सीरियस हो गया। अपनी प्यारी बीबी के एक्सप्रेशन में आया ये बदलाव आहान ने झट से नोटिस कर लिया। क्या हुआ सनाया, आप परेशान लग रही है? क्या कोई बात है? आहान ने सनाया से सडन लगते हुए पूछा। सनाया ने बहुत ही इंटेंशन नज़रों से आहान की तरफ देखा और बोली, आहान, आज जब कार्तिक कोहली वहाँ अचानक से आ गया, मैं डर गई थी। मैं खुद भी नहीं जानती कि उसने रोहन के बदले हमारी साइड क्यों ली, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा और हमेशा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती?
क्या करती, तुम किसी खतरे में ही पड़ सकते थे अहान। सनाया की यह परेशानी सुनकर अहान के दिल में नरमी छा गई। अहान ने एक दिन सिर्फ सपने में ही देखा था, जिस दिन सनाया को उसकी फ़िक्र होगी। ये सिर्फ अहान की उम्मीदों में ही जिंदा था, लेकिन आज सच में सनाया को अहान की फ़िक्र सता रही थी। लेकिन अहान ने अपनी बीवी को इतना टेंशन में देखा नहीं जा रहा था। उसने सनाया से कहा, सनाया, आप बिना बात परेशान हो रही हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो आपके सामने ठीक खड़ा हूँ। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। सनाया को अहान की ये बातें सुनकर अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बेफिक्र नहीं हो पा रही थी। सनाया ने नाम में सर हिलाया और कुछ सोचकर अहान के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, अहान, मुझसे प्रॉमिस करो आगे से तुम मेरे लिए और अपने आप के लिए किसी की भी लड़ाई में नहीं पड़ोगे। हम दोनों मिलकर शांति से सब संभाल लेंगे, लेकिन तुम अपनी जान पर कोई रिस्क नहीं लोगे। वादा करो मुझसे। सनाया की आंखें इस पॉइंट पर नम हो गई थी। ये देखकर अहान का दिल भी पिघलने लगा। उसने बिना कुछ सोचे सनाया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उससे वादा करते हुए बोला, सनाया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आप घबरा जाए। अहान से ये वादा लेने के बाद सनाया को राहत मिली। अहान ने फिर सनाया के पकड़े हाथ को हल्के से हिलाते हुए कहा, अब मैंने वादा भी कर लिया है, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए प्लीज़। अहान की बात सुनकर सनाया स्माइल करने लगी। दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में बस यही सोच रहे थे कि वो कितने खुश नसीब थे कि उन्हें इतने समझदार और केयरिंग लाइफ पार्टनर मिले थे। सनाया को आज एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था और अहान को खुशी अपनी बीवी से प्यार करने की मिलने में खुशी थी, अपनी शादी को एकदम आगे बढ़ाने का मौका मिलने की खुशी। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं था। इस वक्त शहर के किसी दूसरे कोने में किसी हाई क्लास बार के एक प्राइवेट रूम में हवा में बहुत हैं अजीब सी वेब्स आ रही थी। रूपल वहाँ खड़ी मन ही मन में घबरा रही थी। उसके सामने एक मिडिल एज आदमी बैठा हुआ था। रूपल की तरफ देखते हुए उस आदमी की आंखों में हवस टपक रही थी। रूपल ने भी उन नज़रों को पहचान लिया था। वैसे हमेशा लोगों को ऐसे हालातों में बातें सुनाने वाली रूपल आज चुपचाप खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से वहाँ आई थी। अगर आज रूपल मजबूर थी, उस मिडिल एज आदमी ने रूपल से कहा, रूपल जी, बहुत सालों से मैं आपकी जैसी भला की खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मानना पड़ेगा गुप्ता साहब ने अपनी बेटी को काफ़ी अच्छे से बड़ा किया है। रूपल जी ज़रूर अपनी माँ की तरह ही दिखती होगी। जैसे ही रूपल ने अपने मॉम डैड का जिक्र सुना, उसकी घबराहट बढ़ गई। रूपल इतनी नर्वस हो रही थी कि उसके माथे पर पसीने की परत आ गई थी। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में घिसते हुए मन ही मन में कहा, उफ यार, ये क्या बखेड़ा है। अगर मॉम डैड ने बिजनेस के लिए इस रजत चौधरी से पैसे ना लिए होते तो मुझे यहाँ आना ना पड़ता। एक तो इस चालाक आदमी ने मेरे पापा को फंसा दिया और अब मेरे बारे में गंदे ख्याल दिमाग में ला रहा है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर मैंने इस आदमी के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ना ही सिर्फ पापा का बिजनेस चौपट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उन पर जेल जाने की भी नौबत आ जाए। रूपल इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। रजत चौधरी इसी तरह से लड़कियों को फंसाता था। उसने फिर रूपल की तरफ जाते उसे बैठने को कहा। रूपल सहम सी काउच पर बैठ गई। रजत चौधरी ने विस्की का एक गिलास रूपल के हाथ में पकड़ा दिया और खुद भी अपने ग्लास से चेयर्स करते हुए बोला, रूपल जी, मैं एक भर ही खुश मिजाज आदमी हूँ। काम को मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। आफ्टर ऑल बिजनेस इंडस्ट्री में काम करने का असल मज़ा तो लोगों से मिलने और दोस्ती करने में है। और अगर सामने वाला इंसान आपकी तरफ खूबसूरत है तो क्या ही कहना। चेयर्स। ये बात सुनते ही रूपल ने तुरंत मना कर दिया। रूपल को अपने लिमिट पता थी। वो इतनी देर रात को किसी अजनबी के साथ ड्रिंक करने वाली बेवकूफ़ लड़कियों में से नहीं थी। उसने रजत चौधरी से पोलाइट अंदाज में कहा, वो मैं तो शराब नहीं पीती। वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज शराब पीने से कंफर्टेबल नहीं हूँ।
मिस्टर रजत चौधरी, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। रजत चौधरी ऐसे जवाबों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने एकदम से रूपल से नज़रें हटा ली और अपना फैसला सुनाते हुए बोला, रूपल जी, मेरी बिजनेस की दुनिया का एक वसूल है कि बिना शराब के कोई भी मीटिंग नहीं करना। डील तो दूर की बात है, अगर आप आज रात कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप ड्रिंक्स के लिए तैयार होगी उसी दिन मिलेंगे। ये कहने के बाद रजत चौधरी उस प्राइवेट रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अगर वो कोई ऐसा ही आदमी होता तो शायद रूपल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आज उस बेचारे के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जितनी देर इस मीटिंग को होती उतनी ही जल्दी रूपल के पापा का बिजनेस बर्बाद हो जाता। इसलिए रूपल ने रजत चौधरी को रोकते हुए कहा, मिस्टर रजत चौधरी, आप तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। अपनी बात कहने के बाद रूपल ने बेमन से ग्लास को अपने होठों से लगा लिया तो मिस्टर रजत चौधरी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ वापस आ गए। एक के बाद एक गिलास का सिलसिला चलता रहा। 1 घंटा बीत चुका था और 3 से 4 विस्की की बोतलें खाली हो चुकी थी। इस पॉइंट पर रूपल नशे में चूर हो चुकी थी। रजत चौधरी को ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने फिर शराब के नशे में चूर रूपल से कहा, रूपल जी, अब हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। कहिए, आप यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई हैं? मिस्टर रजत चौधरी सब कुछ जानता था, लेकिन उसके इरादे पहले से ही कुछ अलग थे। रूपल ने अपने होश संभालते हुए कहा, मिस्टर रजत चौधरी, मेरा डैड, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? वो पहले ही एक बड़े सीरियस में हैं और क्रश में हैं। अगर और थोड़ी देर हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रूपल ने जैसे ये बात कही, मिस्टर रजत चौधरी हंसने लगा। उसने ज़्यादा देर लगाए बिना तुरंत कहा, रूपल जी, शिमला शहर में मेरी बहुत जान पहचान है। अपने 1-2 दोस्त से बात करके मैं गुप्ता साहब की मदद कर सकता हूँ। भले ही ये एक जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ये मिस्टर रजत चौधरी का असल रूप था। वो इसी सवाल के साथ रूपल को अपने जाल में फंसाने वाला था। एक तो रूपल की उम्र काफ़ी कम थी, ऊपर से उसकी खूबसूरती। रूपल के पापा के बिजनेस को असल में खुद मिस्टर रजत चौधरी ने प्रॉब्लम में डाला था। अपनी की हुई गड़बड़ सुधारने के लिए ही कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन अगर इस सिचुएशन से मिस्टर रजत चौधरी को इतना अच्छा फ़ायदा हो रहा था तो वो पीछे क्यों हटता? रूपल ने ज़्यादा सोचे बिना पॉइंट की बात करना सही समझा। मिस्टर रजत चौधरी, आप क्या चाहते हैं? आप मेरे पापा को इस क्रश से बाहर निकालना जा सकता है तो मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगी। अब मिस्टर रजत चौधरी रूपल के सामने क्या शर्त रखेंगे? क्या रूपल किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? लाइव डेट का अहान और सनाया पर क्या असर पड़ने वाला है? ये मिस्टर रजत चौधरी का असली रूप था। वो इसी सवाल के साथ रूपल को अपने जाल में फंसाने वाले थे। एक तो रूपल की उम्र काफ़ी कम थी, ऊपर से उसकी खूबसूरती। रूपल के पापा के बिजनेस को असल में खुद मिस्टर रजत चौधरी ने प्रॉब्लम में डाला था। अपनी की हुई गड़बड़ सुधारने उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन अगर इस सिचुएशन से मिस्टर रजत चौधरी को इतना अच्छा फ़ायदा हो रहा था तो वो पीछे क्यों हटता? रूपल ने ज़्यादा सोचे बिना पॉइंट की बात करना सही समझा। मिस्टर रजत चौधरी, आप क्या चाहते हैं? अगर मेरे पापा को इस क्राइसिस से बाहर निकालना जा सकता है तो मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगी। रजत चौधरी ने जैसे ही रूपल की ये कही बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हवस भरी मुस्कान ने जगह बना ली। उसने फिर रूपल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक गेम खेलें? जो भी इस गेम में जीतेगा उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। अगर मैं जीता तो आपको मैं जब भी बुलाऊं और जो भी करने को कहूं मानना पड़ेगा, और अगर आप जीत गई तो मैं गुप्ता साहब का बिजनेस पहले की तरह करने में उनकी मदद करूंगा। रूपल को यह गेम कुछ ज़्यादा ही रिस्की लग रहा था। भले ही इस वक्त वो नशे में की हालत में थी, मगर रजत चौधरी के चेहरे की स्मेल समझना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन शर्त, अगर रूपल जीत जाती तो उसके पापा को और उसके फैमिली बिजनेस को बचाने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। अपने पापा का चेहरा याद करते ही रूपल ने बाकी सारे ख्याल छोड़ दिए। जो झिझक रजत चौधरी को देखने के बाद रूपल के दिमाग में थी, उसे रूपल ने भुला दिया।
और ज़बरदस्ती की स्माइल के साथ रजत चौधरी से बोली, सुनने में तो ये अच्छी डील लग रही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे गेम क्या होगा? मतलब मुझे अगर इस गेम में जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर रजत चौधरी अपना जाल बिछाने में कामयाब हो गया। गेम क्या है ये जानने के पहले ही रूपल ने हामी भर दी थी, और रूपल जैसी खूबसूरत और जवान लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का रजत चौधरी को शौक था। उसने रूपल के हाथ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए सवाल का जवाब दिया। अपने हाथ को रूपल के बदन की तरफ बढ़ाते हुए रजत चौधरी ने कहा, गेम बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम को जीतना ना ही आपके लिए कोई मुश्किल काम है और ना ही मेरे लिए। अगर सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गेम जीत जाए। जितनी अनकंफर्टेबल रूपल इस आदमी के अजीब टच से हो रही थी, उससे ज़्यादा वो क्यूरियस हो गई थी। एक तो रजत चौधरी ने रूपल को इतनी सारी शराब पिला दी थी कि रूपल अपने दिमाग को तेज़ी से चला ही नहीं पा रही थी। उसने रजत चौधरी से पूछा, अच्छा मिस्टर रजत चौधरी, आखिर एक ऐसी गेम है कि आप चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं? साफ साफ कहिए ना। रजत चौधरी ने एक दबी हुई हंसी के साथ कहा, ये अंडर पासिंग गेम है। हम दोनों में से जो भी अपने सारे कपड़े सबसे पहले उतारेगा वो जीत जाएगा। है ना आसान सा गेम? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मिस रूपल, कि आपको इस गेम में बड़ा मज़ा आएगा। जैसे ही रूपल ने यह बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जितना नशा इस वक्त उसके दिमाग पर सवार था, सारा का सारा एक ही पल में उतर गया। रूपल ने सोचा कि वो कुछ भी कर ले, जब तक कोई बाहर से उसे बचाने ना आ जाए उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, और ना ही वो रजत चौधरी से पंगा लेना अफोर्ड कर सकती थी। आफ्टर ऑल इस सब का असर उसके पापा और उनके बिजनेस पर हो सकता था। एकदम से रूपल के दिमाग में एक ख्याल आ गया। रूपल ने फिर अपने आप आसपास देखा। भले ही सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था, लेकिन रूपल ने फोकस करने की कोशिश की। जैसे ही उसकी नज़र काउच पर पड़ी हुए पिल्लो पर पड़ी, उसके जान में जान आ गई। रूपल ने फिर उस पिल्लो को पकड़ा और रजत चौधरी के चेहरे पर फुस करना शुरू किया। उस पिल्लो की वजह से रजत चौधरी को सांस नहीं आ रही थी। रूपल ने फिर जोर लगाकर काउच पर बैठे हुए रजत चौधरी को ज़मीन पर गिरा दिया। फाइनली जब उसका मकसद पूरा हुआ, रूपल ने विस्की का भरा हुआ गिलास रजत चौधरी के मुंह पर उधेड़ दिया। जब रजत चौधरी इस सब के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, रूपल ने जल्दी से अपने जींस के पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कुछ टाइप करने लगी। थोड़ी देर में उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, लेकिन तब तक रूपल का काम हो गया। अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे रजत चौधरी की तरफ घबराई हुई नज़रों से देखते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ओ गॉड प्लीज़ इस बार बचा लीजिए। मैं ऐसे घटिया आदमी के हाथों बर्बाद नहीं होना चाहती। प्लीज़ भगवान जी प्लीज़। रूपल को देखकर ये बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि इस वक्त उसकी हालत कितनी बुरी हो गई थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। तभी रजत चौधरी खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। रजत चौधरी ने गुस्से में आकर रूपल के बाल पकड़ लिए और उससे अपने दांत पीसते हुए बोला, साली सर पर चढ़ रही है, रुक जा, अभी तुझको बताता हूँ कि यह रजत चौधरी कौन है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए रजत चौधरी ने रूपल के गाल पर एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे प्राइवेट रूम में गूंज रही थी। ऐसी ही आवाज़ शहर के दूसरे कोने में गूंजी थी। यह आवाज़ किसी थप्पड़ की नहीं, मैसेज आने के नोटिफिकेशन की थी। आहान के साथ अपने दिल की बातें करने के बाद सनाया लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रही थी। आहान किचन में अपनी वाइफ के लिए हल्दी का दूध बना रहा था। घर में बहुत ही सुकून भरी खामोशी थी। तभी एकदम से सनाया के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। उसने बेमन से अपना मोबाइल उठाया और उसे अनलॉक किया। अपनी फाइल्स से चेहरा बाहर निकालकर जब सनाया की नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी, वो सीरियस हो गई। रूपल का मैसेज, ये लड़की मुझे कब से मैसेज करने लगी? सनाया ने अपने आप से ही सवाल किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड का भेजा हुआ मैसेज पढ़ने लगी। उसी वक्त आहान भी हाथ में हल्दी के दूध का गिलास पकड़े हुए वहां आ गया। उसने सनाया की कही बात सुन ली थी। कोई ज़रूरी बात होगी, आप देख लीजिए। ये कहते हुए आहान आकर सनाया के पास बैठ गया। उसकी बात सुनकर सनाया ने हाथ में दूध का गिलास पकड़ा और बोली, हाँ देखती हूँ, और उस रूपल की बच्ची को अच्छी डांट लगाती हूँ।
आजकल हर रोज़ उसे घर आने में आधी रात हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रूपल की तबीयत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सनाया की आवाज़ में फ़िक्र साफ झलक रही थी। जब आहा ने सनाया की कही हुई बात सुनी उसका मुंह बन गया। आहा ने इस बात से डिसएग्री करते हुए मन ही मन में कहा, अच्छा है कि वो नखरेल चुड़ैल रोज़ देर से घर लौटती हैं। वो मुझसे और मेरी वाइफ से जितनी दूर हैं उतना ही बेहतर है। जब देखो तब मेरा घर जलाने के पीछे पड़ी रहती है। आहान तो ये बात बस ऐसे ही सोच रहा था। जहाँ एक तरफ वो मन ही मन में रूपल की शिकायतें कर रहा था, दूसरी तरफ उसके रूपल के लिए चिंता भी हो रही थी। आहा ने फिर सनाया की तरफ देखा तो उसे ऐसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। इसलिए आहा ने शॉक्ड लग रही सनाया से पूछा, सनाया क्या हुआ है? मैसेज में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतनी परेशान लग रही हैं? आहान के सवाल को सुनने के बाद सनाया ने अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखा। इस पॉइंट पर आहान को भी फिक्र होने लगी। उसने सनाया के हाथों से उसका फ़ोन लिया और मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, सनाया इमरजेंसी है, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। देखो मैं अपनी लोकेशन सेंड कर रही हूँ, मगर तुम मत आना, पुलिस को इत्तला कर दो। तुम भी मुसीबत में नहीं पड़ सकती। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद सनाया और आहान के लिए ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं थी कि रूपल ने यह मैसेज बहुत ही जल्दबाजी में लिखा था। वो दोनों अच्छे से जानते थे रूपल एक बोल्ड लड़की थी, मगर मामला पेचीदा ना होता तो रूपल कभी भी सनाया को यह मैसेज ना भेजती। आहान का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। सनाया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछते हुए आहान से बोली, आहान, रूपल ने मना किया है, लेकिन मैं खुद वहाँ जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आहान ने अपनी बीवी की आवाज़ में एक ही वक्त पर फिक्र और डर सुना था, इसलिए एक बार भी बिना सोचे आहान ने हामी भर दी और सनाया से बोला, मैं आपके साथ ही हूँ, आप परेशान मत होइए। आहान ने सनाया को कंफर्ट करने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आहान ने फिर लोकेशन पर क्लिक किया। आहान के दिमाग के एक के बाद एक ख्याल आने लगे। एकदम से आहान को कोई याद आया और उसने सनाया से कहा, सनाया, रूपल की लोकेशन यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। जब तक हम पहुँचेंगे बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, अपने एक दोस्त को वहाँ भेज देता हूँ, हमारे वहाँ पहुँचने तक वो सिचुएशन को संभाल लेगा। सनाया ने तुरंत हामी भर दी और कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर चली गई। जैसे ही आहान ने सनाया को जाते हुए देखा, उसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद एक आलसी आवाज़ ने कॉल को आंसर करते हुए कहा, हेलो, कौन है? इतनी रात को कौन कॉल करता है? यह आवाज़ किसी और की नहीं, अभी अभी अपने टूटे हुए हाथ की चोट से बाहर निकल रहे विक्की भाई की थी। आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में कहा, मैं आहान रायजादा बात कर रहा हूँ, सनाया गिल का हस्बैंड। इस वक्त विक्की भाई अपने घर पर आराम से सो रहा था। जब से उसने आहान से ना चाहते हुए भी दूसरी बार पंगा लिया था, तब से बेचारा डर के मारे अपने घर में ही रहता था। जल्दी सोना, देर से जागना और बस खाते रहना, यही अब विक्की भाई का रूटीन बन गया था। जैसे विक्की भाई ने आहान की आवाज़ सुनी, एकदम से अपने बेड से खड़ा हो गया। पहले तो विक्की भाई को लगा कि वो कोई सपना देख रहा था, क्योंकि आजकल हर रात आहान उसके सपने में आकर उसे डराता था। आहान की वजह से भी विक्की भाई सुख चैन खो गया था, इसलिए उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा। सच में किसी अननोन नंबर से कॉल आई हुई थी। विक्की भाई ने डरते हुए आहान से कहा, आहान भाई, इतनी रात को कॉल कैसे किया? क्या मेरे आदमियों की तरफ से फिर से कोई गलती हुई है? मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, ऐसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं, विक्की भाई बोलने ही जा रहा था। आहान के पास उसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसलिए आहान ने विक्की भाई की बात को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आहान के यह शब्द सुनते ही विक्की भाई की बोलती बंद हो गई। क्या सच में आहान जैसे ताकतवर और स्मार्ट फाइटर को विक्की भाई की मदद की ज़रूरत हो सकती थी? कहीं कोई विक्की भाई के साथ मजाक कर रहा था? ये सारे सवाल विक्की भाई के दिमाग में आ रहे थे, लेकिन उसने इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया और अपने आप से ही कहा, अगर आहान भाई ने ही मेरी हेल्प मांगी है तो मैं कुछ भी करके अपनी गलतियों को सुधार लूँगा। आखिरकार पानी में ही रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कौन मोल ले सकता है? विक्की भाई ने मन ही मन में कहा और फिर आहान से कहा, हाँ हाँ भाई, कहिए ना, क्या बात है? शिमला शहर का
लीगल काम मेरे कंट्रोल में है। ये सुनते ही आहान ने विकी भाई से कहा, ये एक लीगल काम है। आहान विकी भाई से क्या करवाना चाहता था? क्या आहान और सनाया मिलकर रूपल को बचा सकते थे, या फिर रजत चौधरी के रूपल के आर्ट कुछ गलत कर चुका था? ये सुनते ही आहान ने विकी भाई से कहा, ये एक लीगल काम है। आहान की कही ये बात सुनकर विकी भाई कंफ्यूज हो गया। आखिरकार किसी सही काम के लिए आहान विकी भाई जैसे गुंडे की मदद क्यों लेता है? ये बात विकी भाई की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आहान को सवाल करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। इसलिए उसने कहा, जी भाई कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आहान ने अपनी बात को तसल्ली से कहा, मैं आपको एक लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। मुझे इस बात का आइडिया है कि आपके आदमी ज़रूर आसपास के ही किसी इलाके में होंगे। सनाया के एक दोस्त को किसी ने वहाँ पकड़ कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता, आपके आदमी सिचुएशन संभाल ले। क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं? आहान के सवाल को सुनकर विकी भाई ने एकदम से हामी भर दी। हाँ हाँ आहान भाई, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सनाया भाभी की दोस्त मतलब मेरी बहन जैसी हुई। मैं अभी अपने आदमियों को वहाँ भेजता हूँ। आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। वैसे आहान भाई, लोकेशन पर आप नाम क्या लिखा हुआ है? विकी भाई ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान ने तुरंत वो लोकेशन विकी भाई के साथ शेयर की और उससे कहा, विकी भाई मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। नाम किसी नाइट क्लब का आ रहा है। आप प्लीज़ किसी को वहाँ भेजकर मेरा काम कर दीजिए। मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। यह सुनते ही विकी भाई ने भी आहान की बात पर हाँ में जवाब दिया। उसकी हामी को सुनने के बाद आहान ने कॉल कट कर दी। अगले ही मिनट सनाया तैयार होकर नीचे आ गई। उसने जल्दबाजी में आहान को एक स्वेटर पकड़वाया और बोली, लेट्स गो। आहान, मैंने कैब बुक कर ली है। आहान ने सनाया के हाथ से स्वेटर लिया और दोनों रूपल के घर से निकल गए। इस पूरे वक्त के दौरान सनाया के दिमाग में हर मुमकिन डरावने ख्याल आ रहे थे। रूपल के खैरियत के बारे में वो खुद श्योर नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले से बस यही मांग रही थी कि कहीं रूपल के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सनाया वैसे तो बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, लेकिन ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड नज़र आ रही थी। लेकिन इस वक्त रूपल की हालत बहुत बुरी थी। रजत चौधरी उसे एक के बाद एक कई सारे थप्पड़ मार चुका था। उस सब की वजह से रूपल का चेहरा सूजकर लाल हो गया था। एक दो बार रूपल का सर टेबल से भी पटक का गया था, जिसकी वजह से रूपल के माथे से खून बह रहा था। रूपल ने इस वक्त जींस पर एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और वो सफ़ेद शर्ट भी आधी फट गई थी। यहाँ तक कि रूपल की बाजू पर रजत चौधरी के नोचने के निशान भी नज़र आ रहे थे। इस सब के बावजूद रूपल ने अब तक एक बार भी रजत चौधरी से अपना पीछा छुड़ाने की ना रिक्वेस्ट की और ना ही उसे माफ़ी मांगी थी। रजत चौधरी को लगा कि एक दो थप्पड़ों के बाद रूपल रोते हुए उससे अपने जान की भीख मांगेगी, लेकिन रूपल के चेहरे पर कोई गिड़गिड़ाने के एक्सप्रेशन नहीं थे। उल्टा वह रजत चौधरी की तरफ आंखों में नफरत से देख रही थी। रजत चौधरी को ये देखकर गुस्सा आ गया। उसने रूपल के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे गाली देते हुए कहा, कुत्ती, क्या तुम्हारा घमंड अब तक कम नहीं हुआ? मैंने तुम्हारे जैसी बेशरम औरत आज तक नहीं देखी। इतना होने के बाद भी मेरे सामने सरेंडर करने के बजाय तुम हो के मुझे घूर के देख रही हो। मैं तुम्हें एक बात सच सच बता रहा हूँ, तुम मानो या ना मानो, मैं आज इसी रूम में तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सब कहते हुए रजत चौधरी किसी वैसी दरिंदे की तरह नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर एक हैवानियत झलक रही थी। मगर रूपल की जगह कोई और होता तो रजत चौधरी की ऐसी बातों को सुनकर ही बेहोश हो जाता। लेकिन रूपल के चेहरे पर डर तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। उल्टा रूपल अपने सामने खड़े इस जानवर की धमकी को सुनने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये देखने के बाद रजत चौधरी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने ज़ोर से रूपल के बालों पर बनाई हुई पकड़ छोड़ दी और उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। नीचे गिरने के बाद रूपल के पूरे बदन से दर्द की लहर सी उठी, लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस लेकर रजत चौधरी को देखा और बिना डरे बोली, रजत चौधरी, तुम्हारे जैसे आदमी अपने आप को बिना किसी बुनियाद पर मर्द समझने लगते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पैसे कमा लेने से तुम मर्द नहीं बन जाते। मेरी नज़रों में, मेरी ही नहीं, मुझ जैसी सारी औरतों की नज़रों में तुम किसी कायर नामर्द से कम नहीं हो। एक बात मैं भी तुम्हें सच सच बता रही हूँ, ध्यान देकर सुनो।
चाहे जो भी हो जाए, तुम मानो या ना मानो, आज रात इसी रूम में अगर मैं मर भी गई ना, फिर भी तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं रूपल गुप्ता तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। एक पल के लिए रूपल की इस बात को सुनने के बाद रजत चौधरी के बदन पर कांटे खड़े हो गए। रूपल की बातों में एक तरह का जज्बा था जो रजत चौधरी को डरा रहा था, लेकिन इस डर पर रजत चौधरी का गुस्सा और घमंड हावी हो गए। उसने रूपल का मजाक उड़ाते उससे कहा, तुम मेरे साथ क्या ही कर सकती हो? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, अपनी औकात जानो और उसी में जियो कमीनी। लेकिन अगले ही पल रजत चौधरी की यह हंसी दरी की दरी रह गई, क्योंकि रूपल खड़ी होकर खिड़की की तरफ जाने लगी। देखते देखते रूपल खिड़की में इस तरफ खड़ी हो गई मानो वो वहां से नीचे कूदने वाली थी। अब रजत चौधरी का सारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उसने हकलाते हुए रूपल से कहा, तो तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? नीचे उतरो। भले ही रजत चौधरी रईस लोगों में से एक था, उसकी बहुत जान पहचान थी, लेकिन अगर रूपल की जान वगैरह चली जाती तो इल्ज़ाम रजत चौधरी पर ही आने वाला था। ऊपर से लोगों को फंसाकर पैसा कमाने वाले आदमी को पुलिस के चक्कर में पड़ना और भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता। इसलिए अब रजत चौधरी ने देखा कि रूपल खुदकुशी करने के लिए खिड़की में चढ़ी हुई थी, तो उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। अगले पल के जोर की आवाज़ आई, धड़ाम से आवाज़। रूपल के नीचे गिरने की नहीं, लेकिन उस प्राइवेट रूम का दरवाज़ा टूटने की थी। रजत चौधरी एकदम से शॉक्ड होकर दरवाजे की तरफ देखा। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, वो कोई और नहीं, विक्की भाई के आदमी थे। दरवाजे के साथ ही उन सब ने मिलकर रजत चौधरी की 3 आदमियों को पीट कर जमीन पर गिरा दिया था। ये देखने के बाद रजत चौधरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उन सब आदमियों से पूछा, तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक तो पहले ही रूपल ने उसका सारा मूड खराब कर दिया था और अब खिड़की में जाकर अपनी जान देने की तैयारी में थी। इतना सब पहले ही उसके लिए काफ़ी था, लेकिन अब ये अनजान से गुंडे आकर उसके आदमियों को पीट चुके थे। ये सब देखकर रजत चौधरी कंफ्यूज हो गया। तभी हमेशा की तरह अपनी स्पेशल एंट्री लेते हुए विक्की भाई टूटे हुए दरवाजे से अंदर आया। अंदर आते उसने एक नज़र घुमाकर सनाया के दोस्त को ढूंढा। एकदम से उसे खिड़की में कोई जख्मी लड़की खड़ी हुई नजर आई। ये वही थी जिसे उसने प्राइड होटल में देखा था। मिस रूपल, क्या यह आदमी भी रूपल के हुस्न का दीवाना होकर अपनी जान खोने आया है? बेवकूफ़ कहीं का, थोड़ी सी पूछताछ ही कर लेता कि ये लड़की कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस लड़की के दोस्त सनाया गिल है या नहीं, और इस लड़की रूपल की आहन भाई से जान पहचान है या नहीं। ये सब जाने बिना ही अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए चलाया, बेवकूफ़ साला। विक्की भाई ने मन ही मन में कहा, आप कौन है मिस्टर, और मेरी प्राइवेट रूम में क्या करने आए हैं? रजत चौधरी ने विक्की भाई से पूछा। इस सवाल को सुनते ही विक्की भाई अपने होश में लौटा। उसने अपने कदम रजत चौधरी नाम के एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ बढ़ाते हुए अपने जींस की पिछली साइड से एक गन निकाली। गन को देखते ही रजत चौधरी के होश उड़ गए। विक्की भाई की आधी रात की नींद इस आधे बुढ़े आदमी ने खराब की थी। अगर विक्की भाई को रजत चौधरी पर अपना गुस्सा निकालना होता तो वो गन का सहारा कभी ना लेता और अपने आदमियों के हाथे रजत चौधरी को अच्छे से पिटाई करवाता। लेकिन अब विक्की भाई को आहन का दिल जीतने का एक मौका मिला था, इसलिए उसने सोचा कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा कर यहाँ से निकल लेते हैं। यही सोचकर विक्की भाई ने रजत के सर के बीचों बीच अपनी गन तानी और उससे कहा, मिस रूपल को इतना जख्मी करने की और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? अपनी औकात में रहा करना यार। तेरे मैयत की आधी लड़कियां पहले से ही शमशान में पहुंच चुकी है। 1-2 साल में तू भी उधर पहुंच जाएगा। तो जितने दिन ऊपर वाले की मर्जी से मिले हैं उनमें खुद भी खुशी से जी और दूसरों को भी चैन से जीने दे। लेकिन नहीं, तुमको इधर मेरे शिमला के अंदर आकर उंगली करने का जोश चढ़ा हुआ है। गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विक्की भाई की बातें सुनने के बाद तो वो कब कानने लगा। वो ये नहीं जानता था कि रूपल गुप्ता का ऐसे गुंडों से भी कोई लेना देना होगा। रजत चौधरी ने फिर हकलाते हुए विक्की भाई से पूछा, आप कौन हैं? देखिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी आपसे और मिस रूपल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। विक्की भाई का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। उसने सोचा कि अब इस रजत चौधरी को
यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन तभी विकी भाई की नज़र खिड़की में खड़ी रूपल की तरफ गई और उसने रूपल के चेहरे पर बने हुए चोटों के निशान देखा। रूपल के माथे से तो खून भी निकल रहा था। इसलिए विकी भाई ने अपना मन बदल लिया और मन ही मन में कहा, अगर आहन भाई को पता लग गया कि मैंने इस कमीने को ऐसे ही जाने दिया तो शायद वो नाराज़ हो जाएंगे। एक तो पहले ही इस खूबसूरत लड़की का चेहरा लाल हो गया है, पता नहीं इस कमीने ने मिस रूपल को कितना मारा होगा। ऊपर से मिस रूपल की शर्ट भी फटी हुई है। नहीं नहीं, मैं इस साले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब विकी भाई ने रजत चौधरी के साथ क्या करेगा? क्या रूपल को विकी भाई के यहाँ आने का सच पता चल जाएगा? आहन और सनाया के आने तक ये मामला किस हद तक पहुँचने वाला है?